अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, मिनी बजट आज कौमी असम्बली के इजलास में पेश कर दिया गया, जिसके बाद हंगामा आराई देखने में आई। बड़ा ही हंगामा खेज आज का इजलास रहा। अपोजिशन जो थी उसकी जानिब से जो अरकान असम्बली थे हुकूमत के, उनके सामने आकर ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन और उनके साथ जो बाकी वज़रा और अरकान असम्बली बैठे थे उनके ऊपर हूटिंग की गई और प्लेकार्ड्स उन्होंने हाथों में पकड़े हुए थे। अपोजिशन जमातें जो हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि अवाम पर जुल्म बंद करें। मिनी बजट के ज़रिए अवाम को महंगाई के एक दलदल में फंसाया जा रहा है, जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुआशी खुद मुख्तारी जो है उसको IMF के सामने ढेर करने जा रही है हुकूमत, ये अपोजिशन का मौक़िफ़ है। बहरहाल अब देखना यह है कि अपोजिशन इस बिल को पास होने से कैसे रुक पाती है, और दूसरा ये कि इस बिल का इफेक्ट जो है इकॉनमी पर वो क्या होगा, आम आदमी इससे किस तरह से मुतासर होगा। इस इजलास के बाद वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या कहना था उनका, कुछ बातें आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि ज़िमनी मालियाती बिल से अवाम पर बोझ बढ़ने की बातें बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 343 अरब रुपए की टैक्स छूट जो दी गई थी वो ख़त्म की गई है, जिसमें से मशीनरी पर 112 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म की गई, फार्मास्यूटिकल्स पर 160 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म की गई, बाकी लग्जरी अशिया जो हैं उनकी दरामद पर 71 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म की गई। आम आदमी से मुतालिक उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म करने से आम आदमी पर 2 अरब रुपए का असर पड़ेगा। अब ये असर जो है क्या सिर्फ 2 अरब तक ही रहेगा या फिर बाकी चीज़ें जहाँ पर टैक्स छूट ख़त्म की गई है उसका इफेक्ट भी आम आदमी पर आएगा, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या हुकूमत आसानी से पास करवा लेगी इस बिल को, हुकूमत की क्या स्टैंडिंग है, इत्तेहादियों की क्या स्टैंडिंग है, और अपोजिशन इस पर कहाँ पर खड़ी है इस बिल को देखते हुए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे मेहमानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ आज मौजूद होंगे, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मोहसिन बेग साहब तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, और माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी, हम ज़रा पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि बेसिकली ये जो मिनी बजट आ रहा है, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि आम आदमी जो है उसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, हमने बड़ा कंसीडरेट होकर इसको बनाया है, जो लग्जरी आइटम्स है या उमरा जो हैं उनके ऊपर इसका असर आएगा, तो क्या वाकई में आम आदमी के ऊपर इसका असर नहीं आएगा इस मिनी बजट का? देखें, इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये होता है कि जिस पे टैक्स लगता है वो पे नहीं करता, बल्कि वो पास ऑन करता है कंज्यूमर पे। सो जब ये सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट हैं जिस पे मर्जी लगें, वो अल्टीमेटली आम आदमी जो ख़रीदने वाला है उस पे लगेंगे। और ये हम इकोनॉमिक्स में इसको रिपल इफ़ेक्ट कहते हैं कि आप जब इकॉनमी में कोई भी इस किस्म की इंटरवेंशन करते हैं, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसकी रिपल इफ़ेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने दवाइयों की मशीनरी पे टैक्स ख़त्म कर दिया है तो नेचुरली फिर प्रॉफिटेबिलिटी के कम होने का और उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा दवाइयों की कीमतों पे। सो ये सही नहीं है कहना कि आम आदमी पे वो उसका असर नहीं होगा, खासा ज़्यादा, स्पेशली अर्बन कंज्यूमर पे तो बहुत ज़्यादा होगा इस सारे मिनी बजट का। इसका एक दूसरा हिस्सा भी है जो शायद हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि डेवलपमेंट बजट पे भी कट लग रहा है। 200 अरब का कट लगा, बिल्कुल। तो जब वो कट गया तो एम्प्लॉयबिलिटी भी कम होगी जो गवर्नमेंट ने क्रिएट करनी थी। कंस्ट्रक्शन होंगे, डैम्स होंगे और इस किस्म की चीज़ें होंगी, एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, इस पे कहीं ना कहीं तो वो कम होंगी और उसका असर भी फिर आवाम पे ही आएगा। फिर हुकूमत के अपने असासे कम हो जाएंगे इन दी कॉन्टेक्स्ट। मुझे नहीं पता कि इस बजट में क्या जो हम असासे हैं उनको बेचने की, प्राइवेटाइजेशन की भी कोई इस किस्म की है, वो मेरे नज़र में नहीं गुजरी, बट वो भी होगी इसके अंदर। सो इन अ वे जो है इकॉनमी टाइट होने की है, इसको हम कंट्रैक्शनल इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो रफ पैच राइट नाउ पाकिस्तानी अवाम जिससे गुजर रही है, महंगाई से जिससे गुजर रही है, क्या अभी हम इससे गुजर रहे हैं या इस मिनी बजट के बाद
IMF की जो कड़ी तरीन शराइत हैं उनको मानने के बाद मजीद आवाम जो है वो इस दलदल में, जैसे कि ऑपोजिशन भी कह रही है, महंगाई की दलदल में फंसने वाले हैं, मजीद उनके ऊपर बोझ पड़ने वाला है बहुत ज्यादा। दो बातें कहने ज़रूरी हैं। पहली बात यह है कि ये पहली दफ़ा मिनी बजट नहीं आया। अपोजिशन भी जब हुकूमतों में रही है मिनी बजट लाती रही है। सो ये उनका, और वो भी IMF के कहने पे लाती रही है। हाँ, ये कोई 13वां IMF का हमारा रिलेशनशिप है। पिछली 13 दफ़ा हम इसमें जा चुके हैं। शायद नवाज शरीफ की पहली हुकूमत थी जिसने इसको शुरू किया था। सो ये जो क्रोकोडाइल टीयर्स ऑपोजिशन रो रही है, ये अनकॉल्ड फॉर हैं। सही। मगर जो आपने सवाल पूछा है वो ये है कि महंगाई जो है वो अभी 11 पॉइंट समथिंग पे है, ये 15% पे चली जाएगी। सही है। फिर आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे उसको कम करने के लिए, जिससे अल्टीमेटली असर जो है आवाम के ऊपर ही आना दोनों है। तरफ। ठीक है, नज़ीर लगारी साहब, बाकी जो मेहमान हैं उनको भी मैं शामिल गुफ्तगू करूं। नज़ीर लगारी साहब, ऑपोजिशन जो है मगरमच्छ के आंसू बहा रही है क्योंकि अपने दौर में भी वो इस तरह के मिनी बजट लाती रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इस तरह का बजट नहीं था। ये तो एक तबाहकुन बात यह है कि 1700 अशिया की कीमतें मुतासर होने वाली हैं। तो क्या ये जो पाकिस्तान की, हम अगर मार्केट को देखें तो 22 करोड़ की आबादी में हमारी कंज्यूमर मार्केट जो है, जो खरीदारी की सकत रखती है, उसकी जो हैसियत है वो कितनी है? वो तकरीबन आप मैक्सिमम 4 करोड़ इंसान ऐसे हो सकते हैं जो चीजें खरीद सकें। बाकी 18 करोड़ तो आपकी कोई चीज खरीद नहीं सकते। और जिन 1700 चीजों की ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, वो तो साशे की कीमत बढ़ा रहे हैं। आप चाय का साशे लेते हैं, आप कोई किसी और चीज का, जो घी नहीं खरीद सकता, 1 किलो का डब्बा, 2 किलो का डब्बा, वो बेचारा जाकर साशे लेता है। साशे तक की तो कीमत आप बढ़ा रहे हैं। आपको जो नहाने के लिए जाकर इस्तेमाल करता है, वो जो होता है शैम्पू, वो साशे में आता है, साशे की कीमत बढ़ रही है। इनका ख्याल ये है कि आम आदमी पर इसका असर नहीं पड़ेगा। नमक मिर्च की कीमत बढ़ रही है लगारी साहब, नमक मिर्च जो होगा उसकी कीमत बढ़ रही है। जी, नमक मिर्च की कीमत भी बढ़ रही है। और इनके तो इतने गजबनाक फैसला है ये कि इंतहाई निचली सतह पर पाकिस्तान का जो आम आदमी है, जो 18 करोड़ की आबादी है, उसकी पर फैमिली इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम नहीं होती है। पर फैमिली इनकम जो है इनकी 10 से 15 हजार होती है, मैक्सिमम जाकर करते हैं। इसमें ये घर चलाकर बताएं तो इनको पता चलेगा कितना आपको खाना पीना छोड़ना पड़ेगा। कह रहे हैं जी नाश्ता तो वो बेचारे मजदूरी करके आते हैं तो फिर हासिल करते हैं, नाश्ता नहीं है। आपकी आबादी का वाज़े अक्सरियत हिस्सा नाश्ता नहीं करता है, और दोपहर का खाना खाता है नहीं खाता है ये नहीं मालूम है। रात को भी किसी तरह मिलता है, किसी को रात को मिलता है, किसी को दिन को मिलता है। खाना नहीं खा पा रहे हैं, लोगों की हालत इतनी खराब हो गई है। ये जो ये जो पेश कर रहे थे मिनी बजट, इनके घर में खाना होगा, और जो ऐवान में बैठे हुए थे उनके घरों में भी खाना होगा, और जो सरकारी मुलाजमीन होंगे 17 ग्रेड से ऊपर वाले, वो भी खाना खाते होंगे। मुझे तो हैरत हो रही है, टैक्स नेट में जो लोग हैं वो तो ऐसे छोटा, एक आपका छोटा सा ग्रोह है, वो 10-12 लाख का है जो टैक्स नेट में है। तो बाकी जितनी आबादी है, जो कंज्यूमर मार्केट है, वो भी टैक्स नेट में नहीं है। जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो भी टैक्स नेट में नहीं है। और यहाँ पर कितने बड़े जिम्मेदार हैं। एक जिम्मेदार खातून का जो है वो मुझे बता रही थी कि मेरे कजन ने इस दफा बहुत कम जो है वो काश्त की है कपास। मैंने कहा कितनी कम की होगी। मैं बड़ा दुखी हो रहा था कि जी बेचारे ने 1 मुरब्बा 2 मुरब्बा 25-50 एकड़ काश्त की होगी, पहले तो बड़े करते होते। उन्होंने कहा इस दफा जो है उन्होंने बहुत कम काश्त की है, सिर्फ 50,000 एकड़ जमीन काश्त की है कपास के लिए। तो ये अगर आपका गुर्बत का मयार है कि 50,000 एकड़ जमीन एक आदमी के पास है और वो काश्त करता है, तब भी उसका दुखड़ा रोया जाता है। जिनके पास 1 एकड़ भी नहीं है, 2 एकड़ भी नहीं है, 3 एकड़ भी नहीं है, वो क्या काश्त करेगा और किस तरह से वो खाना खाएगा। किसान की हालत अबतर है। यहाँ पर जो शहरों में है उनकी हालत और ज्यादा खराब है, इसलिए कि उन्होंने बत्तियां देख ली हैं, उन्होंने रोशनी देख ली है, और उन्होंने एक दफा गैस को भी देख लिया था, एक दफा चीजें अब सब यहाँ नापैद हो गया है। हर चीज ये हुकूमत नापैद भी हो गया है और मजीद महंगे से महंगा तर होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मोहसिन बेग साहब,
मोहसिन बेग साहब, क्या समझते हैं, हुकूमत की नाअहली है या फिर हुकूमत के लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो गया था कि जो IMF कहता जा रहा है वो हम मानते जाएं? और यही बात ऑपोजिशन भी करती है कि पाकिस्तान को IMF की कॉलोनी बनाने जा रही है ये गवर्नमेंट जो है, जिस तरह से सारी शराइत जो हैं वो मानती जा रही है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसका कोर हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा, हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, तो वही हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। तो आपको लगता है कि इस तरह से सारी चीज़ें मानते जाना, IMF की सारी शराइत, कड़ी तरीन शराइत मानते जाना, इससे हमारी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो मजीद बेहतर होगी? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली लगारी साहब ने और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। एक्चुअली अफसोस तब होता है, लोग तो माशाल्लाह जो व्यूवर्स हैं और जो पाकिस्तान में बहुत बाशऊर लोग हैं, जब हुकूमत का बंदा या सरकार में बैठा हुआ कोई शख्स झूठ बोलता है और इतनी ढिठाई से झूठ बोलता है, जैसे कि आज शौकत तरीन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने एशिया की डिटेल नहीं बताई, लेकिन डिटेल आ गई है। उसमें तो अमीर और गरीब, मिर्ची तो सबने खानी है और घी भी सबने खाना है। अगर दूध, डबल रोटी और इन चीज़ों की कीमतें आप बढ़ाएंगे तो वो सब पे इफेक्ट करता है, गरीब हो अमीर हो। और ये जो डॉक्टर साहब ने कहा इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी इकॉनमी को तबाह कर देता है, क्योंकि अमीर भी बेचारा वही पैसे दे रहा है, वो अफोर्ड करता है, लेकिन गरीब वो चीज़ अफोर्ड नहीं करता, लेकिन वो भी उतना ही टैक्स दे रहा होता है जितना कि एक अमीर शख्स देता है। अब आप देख लीजिए इस हुकूमत की मुनाफकत को देख लें कि प्राइम मिनिस्टर साहब इंग्लैंड की, लंदन की, जब मैं लंदन गया, वो लंदन की बात इस तरह करते हैं कि किसी और शख्स ने लंदन नहीं देखा हुआ, सिर्फ उन्होंने ही देखा हुआ है। अब आप देख लें कि लंदन में दूध की प्राइस पिछले 28 साल से नहीं बढ़ी और डबल रोटी और अंडा सेम प्राइस पे है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है ताकि एक हेल्थी माशरा और हेल्थी जो है जनरेशन निकले। ये खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को ग़िज़ा नहीं मिलती, बच्चों का कद छोटा रह जाता है। खान साहब से आपने सुना होगा। तो आप तो जानबूझ के ऐसे काम कर रहे हैं कि लोग बेचारे, यस। तो देखिए उसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप इन चीज़ों को इसलिए सब्सिडाइज करते हैं। वहाँ तो ऐड गवर्नमेंट अपनी पे करके ऐड लगवाती है कि 3 गिलास आप दूध रोज़ पिए ताकि आप की एक हेल्थी ग्रोथ हो, और उससे जो उनका मेडिकल सब्सिडी है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। लोग बीमार हो गए तो मेडिकल का बिल, क्योंकि वो सरकार पे करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुनाफकत मत कीजिए। और आज मुनाफकत की इंतहा देखिए, जो लोग अपोजिशन में हैं, जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, वो कितने दिनों से कह रहे हैं कि जी हम बिल नहीं पास होने देंगे, और बयान पे बयान। लेकिन आज वो अपोजिशन वाले जानबूझकर, उनकी तादाद सिर्फ 100 थी और वो 156 है, और उनके जो लीडर हैं वो बयान दे रहे हैं घरों पे बैठे हुए, लेकिन वो आए नहीं। तो मकसद ये है कि उनको भी किसी ने कहा कि आपने नहीं आना, क्योंकि वो एक डील का हिस्सा है कि ये बिल पास करवाना, ये बिल पास हो जाएगा। मोहसिन साहब, यही इत्तलात आ रही है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, कि उनको कह दिया गया है कि आप जो है ना, ठीक है शोर शराबा करें असेंबली में जाकर, लेकिन ये बिल पास करना ही करना है, क्योंकि अगर बिल पास नहीं होता तो फिर IMF से पैसे नहीं आएंगे, मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये उनको पैगाम पहुंचा दिया गया। इसीलिए शायद हमने देखा कि आज बिलावल साहब भी नहीं आए, जरदारी साहब भी नहीं आए, शहबाज शरीफ साहब भी आज असेंबली में मौजूद नहीं थे। बता रहा हूँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो ये सारे लोग इस्लामाबाद में ही होते हैं। आज ये अपने अपने ठिकानों पे हैं और वहाँ से बयान जारी कर रहे हैं। मकसद ये है कि IMF की ये शराइत आप पिछले 3.5 साल से देख लें। जब असद उमर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 2 मिनी बजट दिए विद इन बैक एंड फोर्थ बजट से पहले, और वो IMF की शराइत पूरी करनी थी और फिर IMF के प्रोग्राम में जाना था। वो प्री लोड कंडीशंस थी, वहां से काम शुरू हुआ है। सही, ठीक है। जनरल साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर ले। मोहसिन साहब, आपके पास दोबारा आऊंगी। जनरल साहब, किसी भी मुल्क का मजबूत दिफा जो है, उसके लिए उसकी मईशत का मजबूत होना भी बड़ा ज़रूरी है। हमारी मुल्क की मईशत जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है, आपको पता है जो आजकल बातें हो रही हैं या जो मुल्क की हालात हो चुके हैं इकोनॉमिकली, अगर हम देखें तो आपको खुदा ना खास्ता इसका असर कहीं हमारे मुल्क के दिफा पर भी तो नहीं आ जाएगा? डेफिनेटली, जब आपका पूरा मुल्क इफेक्ट होगा तो दिफा कैसे इफेक्ट नहीं होगा। इकोनॉमी तो रीढ़ की हड्डी है हर चीज के लिए। और अभी जो लेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के जो खदोखाल सामने आए हैं,
उसका तो महवर ही यही है कि हम आपको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने आम जो अवाम है उनको एम्पावर करेंगे। क्योंकि जब भी आप नेशन की, किसी कौम की ताकत का इंडेक्स निकालते हैं तो सबसे पहले फौज की ताकत या आपके एटम बम नहीं आते, उसमें सबसे पहले आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी इफेक्टिवनेस आती है, कितनी अच्छी पॉपुलेशन है, क्या उसकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग में। और अगर आपने इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं सामने आ रही है चीजें, अगर अवाम कमजोर है, अवाम गरीब है, अवाम का इस स्टेट के ऊपर या सिस्टम में जो स्टेक्स है वो नहीं है, तो फिर आप क्या समझते हैं कैसे मुल्क का दिफा मजबूत हो सकता है? क्योंकि जंगें तो कौम लड़ती है, अफवाज तो कौम के हाथ में एक हथियार है, जैसे कौम चाहेगी इस्तेमाल हो सकती है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तो आपके दिफा स्ट्रांग नहीं होगा। इकोनॉमी तो एक बाकायदा हथियार के तौर पर आप भी इस्तेमाल करते हो, आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है और होता रहा है, होता रहेगा आपके लिए। मेरा अपना जाती नुक्ता नजर सिर्फ बड़ा वाज़ेह है कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट नहीं है जो स्ट्रेटजी डायरेक्टली कोई मनसूबाबंदी करके आगे चल सके। कहते हुए शायद लोगों को ये मेरी बात ठीक लगेगी, एक वक्त था कि जब हम टू प्रोंग आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन जोरों शोर से हो रही थी और आपको एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बड़ी तेजी से तरक्की दी जा रही थी। लेकिन उसके बाद से हम जब देख रहे हैं तो भी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि बैंकर्स बैलेंस बजट करने की कोशिश की जाती है कि भाई यहाँ से पैसे निकाल के वहां डाल देने, वहां से डाल के निकाल देने हैं। ये बैलेंस शीट है, बजट नहीं है। ये बजट तो आपको कुछ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देता है ना, मुल्क की इकोनॉमी को किधर लेके चल रहा है, प्रायोरिटी सेट करता है। वो आपके जो सेक्टर्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं। आप इसमें तो जहां पे आप टैक्स लगा सकते हैं आप लगा दिया, जहां से टैक्स विड्रॉ कर सकते हैं आपने विड्रॉ कर लिया। और ओवरऑल जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, अभी बात सुना था और दोस्त बात कर रहे, बिल्कुल सही है, ये बैंकर्स का ही काम है, ये इकोनॉमिस्ट का काम नहीं है। वो इकोनॉमिस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जिस तरीके से हो रही है, और ये तो क्रॉस द बोर्ड सब इफेक्ट होते हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि वह गरीब आदमी इफेक्ट नहीं होगा? आप जब एक चीज महंगी करेंगे, चाहे वो किसी भी स्केल पे हो, किसी भी लेवल पे हो जा रही होगी, तो नीचे रेडी वाला अपनी चीज खुद ब खुद 2-4 रुपए महंगी करेगा। बिल्कुल जी, महंगी महंगाई हो गई है सारी। आप अब पिसेगा कौन इसमें से? आवाम पिसेंगे, आवाम पिसेंगे। बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, आज ऑपोजिशन जो है उनकी जानिब से भी कुछ इसी तरह की बातें की गई हैं कि मुल्क की दिफा जो है कि पाकिस्तान वाहिद मुसलमान मुल्क है जो एक एटमी ताकत है, खुदा न खास्ता ये जो IMF है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक मालियाती इदारा तो रहा नहीं, ये तो हम सब जानते हैं, इसके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है। इंटरनेशनल जो दूसरे ममालिक हैं और पाकिस्तान ने जिस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया, स्पेशली अफ़गानिस्तान से अमरीकियों के इनखला के बाद, कि एब्सोल्युटली नॉट, आपको लगता है कि उसका भी असर हो सकता है? ये IMF ने जिस तरह की कड़ी शराइत लगाई हैं और आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता जो हमारे एटमी असासे हैं उनको लेकर भी कोई शराइत आयद की जा सकती हैं और पाकिस्तान के पास फिर और कोई चारा ना हो कि उनको मंजूर करना पड़े? देखिए, हम जैसे लोग जो शायद इतने ज्यादा इकोनॉमी को नहीं समझते लेकिन ऑल सिचुएशन को समझते हैं, हम गुज़श्ता 10-15 सालों से एक ही बात कर रहे हैं कि एक वक्त आएगा कि जब आपका मुल्क कर्जों के बोझ तले इस कदर दब जाएगा कि आपको अपने आप को संभालने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे उस वक्त? तो यही सूरत हाल है जो आपको दरपेश होती जा रही है। और ये हमारे जो अवाब इख्तियार हैं इनको बात समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान बहैसियत कौम मुल्क निशाने पर है, टारगेट है, आपकी एटमी असासे हैं, आपका एटमी क़ुव्वत होना। दुनिया में बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा दुख है इस चीज का और वो इसको छोड़ेंगे नहीं आपके लिए इसके पीछे। और आपको स्टेज पे लाना चाहते हैं कि जब आप एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे तो वो एक बूंद देंगे तो आपसे एक चीज वापस लेंगे आपसे कोई। वो सूरत हाल से बचने के लिए कोई लॉन्ग टर्म सोच नहीं है हमारी। आप देखिए 2-2.5 अरब रुपए के तो मोबाइल हम इंपोर्ट कर लेते हैं, 4-4.5 अरब डॉलर्स की तो हम जो है वो गाड़ियां इंपोर्ट कर लेते हैं। ये मिला जुला के 6-7 अरब डॉलर तो सिर्फ यही है जो पाकिस्तान जाया कर रहा है अपने लिए। हम क्यों मंगवा रहे हैं सारा कुछ? हम अपनी जो इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री है, जो भी जैसे भी है, मुझे उससे खुद अपने उस पर भी एतराजात हैं, लेकिन जो भी आप क्यों नहीं इसको इस्तेमाल कर रहे? अगर मोबाइल बाहर से नहीं आएंगे तो क्या हम मर जाएंगे? हम लोग गाड़ियां बाहर से नहीं आएंगी तो हम मर जाएंगे ये लोग। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे काम हो सकते हैं। और ये जो हम पहले भी एक दफा बात हमने की थी कि जो इम्पोर्टेड स्टफ है इसको बंद कर दें। आप इसको
इम्पोर्टेड फूड आइटम्स अब क्यों हमेशा के लिए नहीं, कुछ सालों की पाबंदी लगाई जा सकती है। थोड़ा सा हमारा जो बैलेंस है, ट्रेड जो डेफिसिट है, उसको जिस तरह से अभी उसमें हमें डेफिसिट नजर आ रहा है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। नज़ीर लगारी साहब, ये सिलसिला कब तक चलेगा? हमें कब तक किस तरह से IMF के पास जाना पड़ेगा, उनकी शराइत माननी पड़ेंगी? एक पॉलिसी, एक गाइडलाइन, एक प्लान नजर नहीं आता कि चले ठीक है अभी मुश्किल वक्त है, हम गुजार लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आवाम को क्या फायदा है इसका कि हम ये कह सके कि ठीक है हमने मुश्किल वक्त गुजार लिया, लेकिन हमें एक चीज नजर आ रही है कि वहां तक पहुंच जाएंगे हम, फिनिश लाइन तक, तो हम उसके बाद ठीक हो जाएंगे, ये महंगाई का सिलसिला खत्म हो जाएगा। एक प्लान आपको नजर आ रहा है कोई? हम एक 10 नगर कौम हैं जो हाथ में कासाए गदाई लिए फिरते हैं। अच्छा, आपने इतनी ज्यादा महंगाई की है, कम से कम ये बात तो माने कि माजी के मुकाबले में 3-4 साल पहले जो महंगाई की शरह थी उससे आप बहुत ज्यादा आगे चले गए। आपने लोगों की खाल उतार ली। चलें, आपने अच्छा किया, खाल उतार। फिर आपने सबसे ज्यादा पिछले अदवार के मुकाबले में सबसे ज्यादा कर्जे ले लिए, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम टेक ऑफ कर रहे हैं। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए, हम बिल्कुल कोताह बीन है, कोताह चश्म है, हमें कोई चीज समझ में नहीं आती है, हम कौन जहन लोग हैं, ये क्या कैसे संभाल रहे हैं, ये चीजों को किस तरह संभाला जाता है कि आपने कर्जे बढ़ा लिए मुल्क के, जितने माजी की किसी और हुकूमत ने लिए उससे ज्यादा कर्जे आपने ले लिए। आपने लोगों की अमलन खाल भी उतार ली, और फिर आप शराइत मानने के लिए आप किसी भी हद पर जाने को तैयार हैं। यानी ये कंसल्टेशन प्रोसेस का ये आलम है कि अपोजिशन घरों में बैठी है और वो आने को तैयार नहीं है। इस हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रहा कि एक पेज पर है, आपके तमाम ताकत के मराकज की तरफ से कहा गया हम एक पेज पर हैं। अपोजिशन ने जितनी लेजिस्लेशन हुई है तमाम पर अवाम की आंखों में धूल झोंकते हुए अपोजिशन साथ खड़ी रही हुकूमत की, और बिल पास करवाए और बाहर आकर शोर मचाना शुरू कर दिया, और उसके बाद कहा कि हम पीडीएम बना रहे हैं, कभी कहा हम कुछ कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। ये शोर ला हासिल था, और इस शोर का मतलब भी इस हुकूमत के तमाम मकदमात को सपोर्ट करना। हासिल क्या हुआ इस सब कुछ करने का? आपने 6 वजीर खजाना तब्दील कर लिए, हासिल क्या हुआ? आपने जो है वो मईशत को, आपने फिस्कल पॉलिसी को एक आदमी के हाथ में दिया कि वो गिरवी रखे, वो वजीर खजाना है, वो आपकी इस पॉलिसी को चलाए, और एक आपने गवर्नर स्टेट बैंक बनाया, एब्सोल्यूट सोवरेन, जो पाकिस्तान की सोवरेनिटी से बालातर कोई और चीज बन गई है, वो वहां पर बैठकर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को तहस नहस कर रहे हैं। अब आप जो है वो कहाँ खड़े होंगे? ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में माहिरीन मुआशियात नहीं है, पाकिस्तान में माहिरीन मुआशियात हैं। मालियाती माहिर नहीं है, ऐसा नहीं है कि मालियाती माहिर नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ वो मालियाती माहिर चाहिए जिसकी अप्रूवल हिज हाइनेस ने, वो जनाब जो वहां पर बैठा हुआ है IMF के अंदर, जो आपका वर्ल्ड बैंक के अंदर बैठा है, जो किसी सिटी बैंक के अंदर बैठा हुआ है, वो अगर अप्रूवल देगा तो आप बना सकेंगे। आप नज़ीर लगारी साहब, आपको याद होगा वजीर आजम साहब जब अपोजिशन में थे वो कहते थे मेरे पास 200 लोगों की टीम है जो माहिरीन मईशत हैं, वो आकर मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे। कौन है वो 200 लोग, कहाँ गए? ये हमें नजर आ रहा है ना, सारे मुईद यूसुफ हैं, और जिनके नाम हमने नहीं सुनते, शहबाज गिल हैं, और इसी तरह के वो बुखारी साहब हैं, पता नहीं उनका क्या नाम है, एक बुखारी साहब भी हैं इनके। इस तरह के लोग हैं जो माहिरीन हैं, और ये इन माहिरीन की टीम है। यहाँ तो बिलाखिर डॉक्टर अशफाक को जाना पड़ा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, शब्बर जैदी को जाना पड़ा कि भाई हमारे बस में नहीं है, वो नहीं करने देते हैं। वो आपको उस तरफ नहीं जाने देना चाहते हैं जिस तरफ आपके लिए फलाह का रास्ता निकले। मैंने अभी अर्ज किया है कि एक जिम्मेदार जिसकी शादी नहीं हुई थी, जिसके बच्चे नहीं थे, उसने एक मुख्तसर एक वक्त की एक फसल के लिए 50,000 एकड़ अराजी काश्त की कपास के लिए, और वो जो है वो आपके टैक्स नेट में नहीं है, उसका कोई उसको नहीं पूछता है। वो कहता है मैं तो दे रहा हूँ, मैं तो खाद पर दे रहा हूँ, बीज पर दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट टैक्स की तरफ जाएं, लोगों को पता चलेगा, आपका नेट बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ा रहे। और वही 10-12 लाख आदमी है, एक मुर्दा सी गाय पड़ी हुई है,
उस मुद्दा नहीं कहें, उसकी जान थोड़ी सी बची हुई है और उसी को दोहे जा रहे हैं, उसी से दूध निकाले जा रहे हैं, ठीक है, और उसका खत्म हो रही है। ठीक है, ठीक है, हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर कैस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मैं जानने की कोशिश करूंगी कि क्या आईएमएफ के साथ निगोशिएशंस को मजीद बेहतर किया जा सकता था, कोई ऐसी सूरत हाल निकाल ली जाती कि अपने पाकिस्तानियों का भी सोच लिया जाता कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े, क्या ऐसा पॉसिबल था? एक ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या ये मिनी बजट जिन शराइत पर अब मंजूर किया जा रहा है, जो आईएमएफ की शराइत हैं, क्या उसमें आईएमएफ के साथ बातचीत करके कोई फ्लेक्सिबिलिटी जो है उनकी जानिब से कहा जा सकता था कि आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, या बेहतर शराइत के ऊपर इस कर्ज को मंजूर किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था? डॉक्टर कैस असलम से ही जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मजबूरी थी कि बस जो आईएमएफ ने कह दिया है वही मानते जाना है, या थोड़ी सी अपनी भी मनमानी है? देखें, बात यह है कि दो तीन बातें इसको मुख्तलिफ तरीके से देखी जा सकती हैं। जहाँ तक आईएमएफ का तल्लक है, वो इस मुल्क को न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक पॉलिसी और वाशिंगटन कंसेंसस के तहत चलाना चाहता है। उसकी बेसिक पॉलिटिकल जो है इंटरवेंशन वो ये है कि चाइना और रशिया के करीब हम ना जाएं इन दी कॉन्टेक्स्ट, बट इकोनॉमिक कंटेंशन ये है कि यहाँ के रिसोर्सेज जो हैं यहाँ की अपर क्लासेस इस्तेमाल करें। अब आपका जो सवाल है कि बेहतर तो बिल्कुल हो सकता था। बात ये है कि जो नेगोशिएटिंग टीम थी, क्या वो नेशनलिस्टिक है, क्या वो सिर्फ चेहरों से पाकिस्तानी है, या उनके इंटरेस्ट भी पाकिस्तान के साथ हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके असासे भी यहाँ हैं, या वो उसी तरह आए, पहले भी ऐसे आए कि बस्ते उठा के आए और बस्ते उठा के चले गए, ये भी उन्हीं लोगों में से हैं। तो इनके इंटरेस्ट इस मुल्क से नहीं है, इसलिए बेहतर बिल्कुल हो सकता था। बात यह है कि पहली बात यह है कि जाने से पहले आपने सीक्रेट रखी चाहिए चीज़ें। जाने से पहले आप कौम के सामने रखते, पार्लियामेंट में भी रखते, नहीं तो कहते रहे कि नहीं आईएमएफ की शराइत की वजह से हम ये नहीं कर रहे हैं, चीजें ऐसी ये कहते रहे हैं। देखें, जब आप कोई चीज सीक्रेट रखते हैं, नेशनल डिफेंस तो नहीं है ना, इसका मतलब है कि आप अपनी कोताहियां छुपा रहे हैं। इररिस्पेक्टिवली पिछली हुकूमत ने सीपैक में ऐसे किया कि आज तक हमें नहीं पता लगा कि सीपैक के क्या एग्रीमेंट्स हुए। ये आईएमएफ के साथ छुपा रहे हैं कि आज तक हमें नहीं पता लगा। ये इनकी डिसऑनेस्टी है। ये छुपाने का भी फायदा क्या हुआ है? आईएमएफ तो सिर्फ ये कह रहा है कि चीजें इतनी मुश्किल कर दो कि लोग कंफर्ट जोन से निकलकर खुद जो है एक खास कॉम्पिटिटिव लेवल पे चले जाएं। मगर जिस मुल्क में ना मशीनरी है, ना वर्क हैबिट्स हैं, ना प्रोडक्टिविटी है, ना लैंड प्रोडक्टिविटी है, और जिस मुल्क में आपने वो एजुकेशन स्किल्स नहीं दी, वो बिहेवियर्स ही नहीं दिए हुए इतने सालों से, उसको आप इंग्लैंड, फ्रांस और इस जैसे मुल्कों के साथ अलाइन करना चाहते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। इन दी कॉन्टेक्स्ट आपको अपने सर्कमस्टांसेस देख के आपको चीज़ें पुट ऑन करनी चाहिए। मैं एक बात बता दूं कि पहले अगर आईएमएफ से जाने से पहले अपनी पार्लियामेंट से ना मंजूर कर लेते, तो फिर आप बड़ी प्यार से कह सकते थे जी कि हमारी कौम ने थ्रू दी पार्लियामेंट तो नो कर दिया, अब हम क्या करें। आप उल्टा करते हैं कि आईएमएफ से शर्तें मनवा के फिर पार्लियामेंट में बुलडोज करते हैं कि ये आईएमएफ ये तो ऑर्डिनेंस के जरिए करना चाहते थे, लेकिन ये आईएमएफ की शर्त थी कि आप पार्लियामेंट से अप्रूवल लेकर आए। 6 महीने के लिए चलना था। बिल्कुल बिल्कुल। इन दी कॉन्टेक्स्ट सवाल बड़ा सिंपल है कि आप अपनी सोवरेनिटी को सोवरन रहना चाहते हैं, और सोवरेनिटी का एक ही प्रियम्बल है, सोवरेनिटी लाइज विद अल्लाह एंड थ्रू हिम टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सही। मोहसिन बेग साहब, जब बात की जाती है महंगाई की, तो विफाकी वुज़रा जो हैं, फवाद चौधरी साहब, आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले ये कह रहे थे कि महंगाई का रोना ना रोए बल्कि अपनी आमदन बढ़ाएं। जब आमदन के ज़राए ही आपने नहीं दिए, जिनके पास बेचारों के पास नौकरियां थी भी, इस कोविड की वजह से वो चली गई, तनख्वाहों में कट लग गए, महंगाई डबल हो गई, जिसके नतीजे में आमदनी ऑलमोस्ट आधी रह गई, तो ऐसी सूरत हाल में ये जुल्म नहीं है आवाम को कहना कि आप अपनी आमदनी बढ़ाएं? देखिए, अगर आप इनके टैक्स गोशवारे निकाल लें, जितने लोग पार्लियामेंट में हैं, सेनेट में है या सूबाई असम्बलियों में है, और जितना ये टैक्स गोशवारों में टैक्स पे करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा जो इनका लाइफस्टाइल है
और जो इनकी इनकम है जो इन्होंने पब्लिक को दिखाते हैं। मसला ये आ रहा है कि जी सब के सब मुझे आज अपोजिशन पे तो बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि आप जिन इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते हैं या जिनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो उन्होंने तो आके यहाँ बजट पास नहीं करवाना ना, ये आपका काम था, पॉलिटिशियंस का काम था कि आवाम, अपोजिशन होती इसलिए, इवन गवर्नमेंट भी इसीलिए होती है कि आवाम के जो मुश्किलात हैं उसका मदावा कीजिए या आवाम की जो मुश्किलात हैं उसको पार्लियामेंट के अंदर उजागर कीजिए। आज ये जानबूझकर नहीं आए और अपनी तादाद भी कम रखी और बहुत सारे लोगों को कहा भी ये गया अपनी अपनी पार्टी से कि रहने दें, उसका मकसद ये था कि ये बिल पास होने दें। तो इसमें देखें अवाम तो बेचारी इनको वोट दे के सिलेक्ट करके इलेक्ट करके भिजवाती है पार्लियामेंट के, हमारी आवाज़ बनेंगे। अगर ये लोग इस काबिल ही नहीं है तो ये सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ये जिस तरीके से पार्लियामेंट चला रहे हैं पिछले सालों से और जिस तरीके की वहाँ पे आपने बिहेवियर देखा है इन लोगों का या लैंग्वेज देख लीजिए, तो ये सिस्टम जो है आवाम इससे बड़ी बेजार है, क्योंकि इसका अब गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो तो फ़ायदा तो कोई नहीं है। तो मैं तो बहुत खौफजदा हूँ आने वाले दिनों का कि इस मुल्क का हाल क्या होगा, क्योंकि देखें बेरोज़गारी जिस स्पीड से बढ़ी है और आगे भी अभी एक दोस्त ने सवाल किया था कि फ्यूचर तो इस मुल्क में कोई नज़र नहीं आ रहा। जो यंग जनरेशन है जिस तरीके से ग्रेजुएट होकर लाखों करोड़ों रुपए की फीसें दे के माँ बाप उनको बढ़ाते हैं, आगे कोई जॉब नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 25,000 रुपये की जॉब MBA मास्टर किए हुए क्वालिफाइड लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ज़राए पैदा नहीं हो रहे, ज़राए कम हो रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर ही है जो जॉब क्रिएट करता है, आपने उसको बिल्कुल सुकेड़ के रख दिया है। तो इसमें मुझे तो खौफ आता है अगर मैं फ्यूचर देखता हूँ इस मुल्क का। ये सब झूठ है जो ये बताते हैं कि जी ऐसा होगा वैसा। आपका एक काम सीधा नहीं है और आप कहते हैं अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगा। अल्लाह भी तो तभी ही करता है जब आपके काम सीधे हो, आपकी कोई डायरेक्शन सीधी हो, आप सच बताएं कौम को। तो ये मैं तो माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मुझे तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। और इन जो लोग हैं इक़्तिदार में या हमारे जो हुक्मरान एलीट है उनके होते हुए इस मुल्क का फ्यूचर, तो आज हम इस जगह पहुंचे कैसे हैं? इन्हीं लोगों की वजह से पहुंचे। और आगे भी मैं आपको बता दूं जब ऐसी कोई चीज़ आती है तो अपोजिशन और सरकार मिल जाती है, वैसे बयान देते हैं और वैसे लोगों को कहते हैं आप बाहर निकले और हमें वोट दें। मतलब किसको वोट दें और किसको ना दें? हम आवाम का तो कोई इस वक्त वाली वारस नहीं है। अल्लाह। और आपको लगता है कि आवाम ये समझती नहीं है, ये सब कुछ जो ये कर रहे होते हैं क्या उनको समझ नहीं आ रही होती? देखिए बिल्कुल समझ आ रही है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि इस सिस्टम को आपने आवाम के सामने बिल्कुल फेल कर दिया है। इस तरीके से रियासत नहीं चल सकती और रियासत का वजूद बरकरार नहीं रह सकता जिस तरीके से ये लोग चला रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बाकी सब सिक्योरिटियों से ज़्यादा अहमियत रखती है और भूख जो है वो सारे मोरालिटीज़ ख़त्म कर देती है। उसमें उस भूखे आदमी से आप कोई मोरालिटी की बात मत करें, ना अखलाकियात की बात करें। तो आप स्टेट का, रियासत का काम है कि आवाम की बेहतरी के लिए काम किया जाए, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर किया जाए। यहाँ तो उल्टा सिस्टम चल रहा है, हम रिवर्स गियर में जा रहे हैं। दिन ब दिन रियासत भी फाइनेंशियली कमज़ोर हो चुकी है। अगर कोई शख्स किसी को गलत फहमी है कि आप ये रियासत बैंकरप्ट नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सऊदी अरब के पैसे निकाल लीजिए, आप चाइना के निकाल लीजिए, UAE के निकाल लीजिए, तो आपके अकाउंट में क्या है वो बता दें मुझे। और ये जो कहते हैं 30 बिलियन रेमिटेंस आई है, झूठ। वो 30 बिलियन डॉलर गया कहाँ? अगर था तो फिर आप ये 1-2 बिलियन के लिए ऐसी शराइत क्यों मंजूर कर रहे हैं जिससे हमारी सिक्योरिटी को खतरा है? तो जब ये सच बोलेंगे मेरा ख्याल उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है जनरल साहब, गवर्नमेंट जो है आपको लगता है कि वो दोनों तरफ से फंसी हुई है कि अगर वो ये बिल पास करवा लेती है तब भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आवाम की तरफ से आएगा, क्योंकि महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आएगा और जिस तरह से हम ज़िमनी इंतखाबात में देख रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात में देख रहे हैं, गवर्नमेंट को शिकस्त होती जा रही है। और अगर ये नहीं बिल पास हो पाता, जो कि जिसके चांसेस कम हैं, मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा,
तो तब IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होगा, वहां से भी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी। तो गवर्नमेंट को फंसा हुआ देख रहे हैं आप चारों तरफ से। देखिए, मसला सिर्फ $1 बिलियन का नहीं है। मेरा ख्याल है उसकी वजह से गवर्नमेंट के पास नहीं गई। सिर्फ मसला ये है कि आपने बहुत लॉन्ग टर्म उनके साथ कमिटमेंट्स की हुई है, अभी उनको आपको नंबर 1। नंबर 2, IMF का अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो बाकी जो मॉनेटरी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल, वो एक कॉन्फिडेंस उनको हो जाता है कि आपको देना शुरू कर देते हैं। इस हद तक तो गवर्नमेंट का उनके पास जाना आपको समझ आता है। लेकिन जिस तरीके से हम ये चीजें मैनेज कर रहे हैं ना जी, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ फ्रैंकली, मैं एक नॉर्मल, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ जाती तौर पे कि जिस तरीके से हम चीजें ये मैनेज कर रहे हैं, जो चीज हम कर रहे हैं, देखिए सिस्टम में खराबी कहां पर है। जो दौलत पैदा करना का जो कंट्रोल जहां पर है, और जिसने लेजिस्लेट करना है वो, और जिसने इसको चेक करना है वो, ये तीनों एक हाथ में इकट्ठे हुए हैं सारे। फायदा उठाना है, आप ये बात कर रहे थे मोहसिन साहब, मैं एग्री करता हूं कि आपकी जो हमने तो कौमी एक इज्तिमाई दानिश भेजी है ना असेंबली में अपनी, वो सारे वहां पे अपने मफादात के लिए, उनको पता है कहां देखना है। मफादात उनके क्या है, जब आप 20-30-40 करोड़ रुपया लगा के इलेक्शन जीत के आएंगे तो मफादात क्या होंगे उनके, वो लेजिस्लेशन करेंगे या अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे वहां पे। तो आपके जो दौलत पैदा करने का जहां पे कंट्रोल है वो भी, जो कानून बनाने का कंट्रोल है वो भी, जो चेक एंड बैलेंस रखना है जिसने नेशनल असेंबली ने, वो भी, सब एक हाथ में है आपकी, ये 2 हाथों में या 3 हाथों में है। इस सिस्टम को, जिस तरह मोहसिन बेग साहब कह रहे थे, मैं भी बहुत तरह से ये बात कर रहा हूं कि अवाम का एतमाद इस सिस्टम से उठता जा रहा है। कम से कम मेरा जाती तौर पे एतमाद इस सिस्टम में नहीं है। ये सिस्टम किसी भी सूरत में पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर सकता है। अगर ये पाकिस्तान के लिए डिलीवर नहीं कर सकता तो आम आदमी जो बेचारा सुबह दोपहर शाम मेहनत करके कमा के खाने वाला है, उसका क्या हाल होगा इसके बीच में। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अल्टीमेटली, ये सिस्टम से एतमाद कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, देखिए ऑलरेडी लॉलेसनेस जो है, आप देखिए लोगों को जिस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, एक दूसरे को गले पड़ रहे हैं। आज असेंबली में आपने देख लिया, हमारी इज्तिमाई दानिश एक दूसरे को थप्पड़ मार रही है वहां पे खड़ी होकर। बिल्कुल, आप आवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं करेंगे। अफसोसनाक रवैया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जो आप भूख से मर रहा होगा आदमी, वो अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देख सकता है कभी? किस आदमी की ख्वाहिश नहीं है कि मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे स्कूल में जाएं? जब वो नहीं कर सकता तो वो जो जा रहे होंगे बच्चे, जिनके बच्चे गाड़ियों में बैठ के स्कूल जा रहे होंगे, अच्छे कपड़े पहने होंगे, उनके पीछे जाएगा, उनका गला पकड़ेगा उसका। आप खामखा अपने लिए इतना बड़ा मसला खड़ा कर रहे हैं। अगर ये दौलत आप तकसीम नहीं करेंगे लोगों में, जो एक टॉप हमारे एलीट है जिसके पास इसको तो ज्यादा दौलत है, उनको महंगाई का तो उनको समझ ही नहीं कि महंगाई क्या चीज होती है। बिल्कुल, सब कुछ उन्हीं के बेनिफिट के लिए होता जाएगा। तो आप ये जो नीचे जो 20-22-21 करोड़ आवाम जो फंसी हुई है बीच में, उनका क्या करेंगे आप? पाकिस्तान में दौलत की कमी नहीं है, पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मालामाल किया हुआ है, वो सारे वसाइल पाकिस्तान अपने इस्तेमाल में ला क्यों नहीं रहा? सही, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, आपका जो सबसे बड़ा गैस जो आपका रिजर्व है, उसको आपने 30 साल से वहां पे आप ड्रिलिंग नहीं कर सके। वो किसी एक सेक्रेटरी साहब का मूड ठीक नहीं है कि दूसरे सेक्रेटरी साहब का मूड ठीक। अब वज़ीर आज़म ने हिदायत दे दी है कि नए ज़खायर जो हैं वो तलाश किए जाएं। ठीक है जनरल साहब, आपका पॉइंट आ गया। नज़ीर, आपको पता है, ठीक है, आपको जानी, आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे। ठीक है जनरल साहब। नज़ीर लगारी साहब, ऑपोजिशन तो बाहर निकलती हुई, एहतजाज करती हुई नजर नहीं आ रही है, और जिस तरह से हमारे बाकी मेहमान भी कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो इस मामले में सामने तो ठीक है एहतजाज कर रही है, लेकिन पीछे से हुकूमत के साथ ही है कि ये बिल तो पास करवाना ही है। तो ऑपोजिशन तो बाहर नहीं निकलेगी। आपको लगता है कि हालात ऐसे बन गए कि अवाम खुद से बाहर निकल आएंगी अब महंगाई से तंग होकर? नहीं, सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज कर दिया गया है। पूरी प्लानिंग के तहत 30-40 साल से सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज किया जा रहा है। आपकी ट्रेड यूनियनिज्म खत्म हो गई है, आपकी स्टूडेंट के अंदर जो यूनियन होती थी वो खत्म हो गई है, आपकी अमलन यूनियन खत्म हो गई है, जिसकी जो एक ताकत करती थी, जो प्रोटेक्शन करती थी, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन होती थी, वो तो आपकी ट्रेड यूनियन होती थी। आपका ख्याल है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन देती थी? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन देती होती तो आज ना दे रही होती, आज स्टील मिल ना चल रहा होता, आज जो है ये अपना आपका रेलवे ना चल रहा होता, ये आज के जो PI है ये ना चल रहा होता। एक नकली ट्रेड यूनियन लाई गई और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नाहली के जरिए चीजों को खराब किया। महस हो गया, अल्लाह अल्लाह फैसला आपके पास अब कोई चीज नहीं रही है।
आपके पास सियासत कहाँ से होती थी, नर्सरी सियासत की क्या होती थी, यही होते थे ना कि ट्रेड यूनियन से लोग आते थे, बड़े बड़े नाम आए, मैं उनके नाम नहीं गिनवाना चाहता हूँ, और उसके अलावा स्टूडेंट लीडरशिप से आते थे। अब सिर्फ गुंडों को इजाजत है, जो गुंडा हो, जो हाथ में बंदूक रखे या बम रखे, उसको इजाजत है कि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करे या लेबर यूनियन की पॉलिटिक्स करे। अब तो है भी नहीं, आउटसोर्स करते हैं। कोई इदारा सरकारी गैर सरकारी, अब तो पुलिस में भी आउटसोर्स वो हो रही है रिक्रूटमेंट। गजब खुदा का, ये महकमे अपनी रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, बाहर के किसी आदमी को बुलाते हैं कि जी हमें 600 आदमी रिक्रूट करने हैं, मेहरबानी करके आप कर दिए। वो फिर गठजोड़ कर लेता है उस डिसीजन मेकर के साथ, और वो बैठकर आपस में पैसे बांट लेते हैं, और कोई एक नौकरी भी पैसे के बगैर नहीं मिलती है। और ये आउटसोर्स होने के बाद ये ऐसा हुआ है। एक जमाना था कि हम समझते थे कि फलां महकमे तो बिल्कुल हर तरह की करप्शन से पाक होंगे। अब आप नहीं कह सकते हैं कि क्या एजुकेशन का महकमा करप्शन से पाक है, मैं नहीं कह सकता। यहाँ तक सूरत हाल पहुंच चुकी है। तो हमारी जो अपोजिशन है, वो अपोजिशन इन्हीं हालात की पैदा की हुई है। ये घोंसले में सब शामिल हैं और घोंसला खुद कर रहे हैं। ये कानून साजी में सहूलतकार के तौर पर होंगे, और फिर उसके वहां से आने के बाद वो जो कह रहे थे ना कि मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए और चीखते चिल्लाते हुए, हुकूमत को कोसते हुए, सीना को भी करते हुए आगे आएंगे और लोगों के सामने आकर कहेंगे कि ये जालिम हुकूमत ने इस गलत तरीके से ये कानून पास कर लिया, ये बिल पास कर लिया, मगर इनकी मर्जी से, मंशा से पास होगा और ये अवाम की तरफ नहीं देखेंगे। अवाम जो है ना, वो ये समझ ले कि ये जो एहतजाज सारा किया जा रहा है, ये सिर्फ दिखावे का एहतजाज है। बेसिकली ये भी चाहते हैं कि ये बिल पास हो, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर IMF का जो प्रोग्राम है वो बहाल नहीं हो सकता। वक्त बड़ा कम रह गया है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी का बिल जो है वो भी काबीना से मंजूर हो गया है, इसके असरात क्या होंगे? देखें, दो बातें हैं। एक तरफ तो ये है कि अगर जिस तरह ऑर्डिनेंस आया था उसके अंदर जो ये था कि स्टेट बैंक के गवर्नर और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के मेंबरान पाकिस्तान के कानून के नीचे नहीं आ सकते, तो वो बहुत बुरी बात है। आप देखें, उसकी वजह से ये डॉलर की स्पेकुलेशन वो नहीं रोक सके, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि इन हाउस ट्रेडिंग भी हुई है। अच्छा, हो नहीं सकता इतना जो है क्राइसिस जो बैंक्स ने ख़रीदा और जो पैसा बाहर गया, अगर ये कानून के नीचे आते, जिस तरह हमारी दूसरे अदारे भी ऐसे ही हैं कि बैंकरप्ट हो गए, 19-23 बिलियन के वो खसारे हैं, क्योंकि उनके बोर्ड जो हैं वो अभी तक कानून के नीचे नहीं आए। ये नहीं होना चाहिए। ये इन हाउस ट्रेडिंग का जिक्र कल भी हमारे प्रोग्राम हुआ था, कैसर अहमद शेख साहब ये बात कर रहे थे कि ये इन हाउस ट्रेडिंग ही थी। और मेरा ये ख्याल है कि ये साहब जो हैं आपके गवर्नर स्टेट बैंक, ये जिसको हम इकोनॉमिक हिटमैन कहते हैं, इसको लाया गया कि मुल्क की दूसरा जो हिस्सा है इसका वो इम्पोर्टेंट है कि फिस्कल पॉलिसी के खिलाफ मॉनेटरी पॉलिसी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का करने के लिए। वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।